हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले पार्ट 2 में रिमीडियल टीचिंग से संबंधित कुछ अन्य चीजें भी और अन्य बातें भी आपको याद रखनी है कि हमें किस किस तरीके से जब बच्चों के लिए हमें रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करना है तो हमें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग है वो आपके सभी एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो रीट का एग्जाम हो, टैट के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का टैट हो या सेंटर लेवल के टैट के एग्जाम हो, केवीएस, डीएसएसबी या फिर अदर टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि निदानात्मक परीक्षण या फिर डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो हम ये देखते हैं कि बच्चों को सीखने में कहाँ पे परेशानी आ रही है। तो जब हम परेशानी का हमें पता लग जाता है कि बच्चों को सीखने में यहाँ कठिनाई आ रही है, यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, और उसी के बाद ही हम लोग रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करते हैं। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत बच्चों की जो भी कठिनाइयाँ होती है, जो बच्चों को उस विषय से संबंधित कोई टॉपिक में परेशानी हो रही है, सब्जेक्ट में परेशानी है, या फिर टीचर को लगता है कि उन्हें अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करनी है और प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाए, तो ये सारी चीज़ें रिमीडियल टीचिंग के द्वारा ही की जाती है। और रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत या उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत बच्चों की इस परेशानी को दूर किया जाता है ताकि उन्हें उस टॉपिक से रिगार्डिंग बाद में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो और उन्हें अच्छे से जो टॉपिक है वो भी समझ में आए। इसलिए हम लोग रिमीडियल टीचिंग का यूज करते हैं ताकि हमें समय समय पर ये भी पता लगता है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे और बच्चों को सीखने में कहाँ पे बाधा या कहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो रही है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उपचारात्मक शिक्षण कुछ आधारभूत सिद्धांत, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल लर्निंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके आधार पर हम बच्चों के लिए रिमीडियल लर्निंग का आयोजन करते हैं या फिर रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करते हैं। तो देखते हैं इसके बेसिक जो प्रिंसिपल है या जो सिद्धांत है और उसके अनुसार हमें किस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करना चाहिए बच्चों के लिए क्लास में। चलिए डिस्कस करते हैं व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। आपको याद रखना है कि रिमीडियल लर्निंग जो है वो व्यक्ति केंद्रित भी होती है यानी कि इंडिविजुअल भी होती है और समूह केंद्रित यानी कि ग्रुप में भी होती है। हम दोनों तरीके से रिमीडियल लर्निंग का या उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चों को अकेले में बतानी है सारी चीज़ें जो उस टॉपिक से रिगार्डिंग बच्चों को परेशानी हो रही है तो हम बच्चों को इंडिविजुअल तरीके से बताते हैं। अगर हमें लगता है कि पूरे एक समूह को समझ में नहीं आ रहा, पूरे ग्रुप को समझ में नहीं आ रहा, तो हम पूरे ग्रुप को रिमीडियल टीचिंग के द्वारा समझाते हैं। तो दोनों प्रकार से ये इंडिविजुअल सेंटर और ग्रुप सेंटर दोनों तरीके से हम लोग रिमीडियल लर्निंग का यूज करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं शिक्षार्थियों के वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ किया जाना कक्षा कुछ भी हो। यानी कि रिमीडियल टीचिंग में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो बच्चे की अभी जो प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक से रिगार्डिंग या फिर उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो बच्चे की अभी प्रॉब्लम है उस परेशानियों को देखना, उसका निरीक्षण करना और उसी के आधार पर ही बच्चों को उपचार या बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसी के अनुसार ही सॉर्ट आउट करना ताकि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा कोई परेशानी उत्पन्न ना हो और बच्चे आसानी से उस टॉपिक को भी समझ सके। आगे डिस्कस करते हैं छात्रों को प्रगति बताना कितना करी है। यानी कि हमें समय समय पे ये भी बताते रहना चाहिए कि बच्चे ने प्रोग्रेस की है भी या नहीं की। इसलिए हम लोग रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करते हैं। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत जिन बच्चों में लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना है तो उनमें इम्प्रूवमेंट भी की जाती है और उनकी जो सारी परेशानी होती है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, टॉपिक से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग उनकी परेशानी को भी सोल्व किया जाता है और बताया भी जाता है कि बच्चों ने इतना इम्प्रूवमेंट किया है, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिससे कि जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो बच्चों में मोटिवेशन की भावना भी विकसित होती है और बच्चे बेहतर तरीके से और जल्दी सीख पाते हैं। हमें बच्चों को समय समय पे बताते भी रहना चाहिए कि बच्चों ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना प्रोग्रेस नहीं किया। तो इन सब का हमें इवैल्यूएशन भी करते रहना चाहिए। अगर बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे या बच्चों में कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो हमें फिर से रिमीडियल लर्निंग, रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करना चाहिए। चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो या फिर छात्रों से संबंधित हो, हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है जिसके कारण बच्चे आसानी से नहीं सीख पा रहे। तो हमें
प्रोग्रेस का भी समय समय पे इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए छात्रों की, ताकि हमें प्रोग्रेस का भी पता लग सके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। छात्रों को जो अभ्यास दिया जाए वे उसके मूल प्रयोजन की संतुष्टि करे, यानी कि हम छात्रों को जो भी अभ्यास करवाए, जो भी प्रैक्टिस करवाए, वो सब छात्रों को ध्यान में रखकर ही हमें करवाना चाहिए, ताकि छात्र सेटिस्फाई हो सके और छात्र उसी के अनुसार ही जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो अच्छे से कर पाए। इसलिए हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसलिए बालक हमारी संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और जब रिमीडियल टीचिंग का भी हम लोग आयोजन करते हैं, वो भी छात्रों को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते कि कौन से स्तर के छात्र हैं और किस प्रकार से सीखते हैं, उन्हें किस प्रकार से सीखने में परेशानी आ रही है, चाहे वो इंटेलिजेंट छात्र हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर स्लो लर्नर हो, या मंदबुद्धि बालक हो, सभी को ध्यान में रखकर ही अध्यापक के द्वारा रिमीडियल टीचिंग का आयोजन किया जाता है, ताकि क्लास के जो सभी छात्र हैं वो सीखने में पिछड़े ना रह जाए, सभी लोग आसानी से सीख सके। और जो सिखाने के बाद जो एक शैक्षिक उद्देश्य है वो भी क्लास में प्राप्त किया जा सके आसानी से। आगे डिस्कस करते हैं छात्रों को प्रोत्साहन देना समय समय पर, यानी कि हमें छात्रों को समय समय पर मोटिवेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि छात्र आसानी से सीख सके। तो मोटिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को सिखाने के लिए, इसलिए अध्यापक के द्वारा समय समय पर बच्चों को मोटिवेशन भी दिया जाना चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों एवं अभ्यासों में विभिन्नता होनी चाहिए, और अध्यापक के द्वारा छात्रों को जो भी कार्य दिए जाए, जो भी अभ्यास करवाए जाए, उसमें विभिन्नता होनी चाहिए कि सिमिलर हमें एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करवाना, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम या फिर अलग अलग जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग वो करवानी चाहिए। और मल्टीपल हमें क्वेश्चन देने चाहिए छात्रों को, ताकि दोबारा बच्चों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। और सभी बच्चों को उनके स्तर, उनके लेवल के अनुसार ही हमें बच्चों को जो कार्य है, जो प्रैक्टिस है, वो उन्हीं के अनुसार ही करवानी चाहिए, क्योंकि कोई भी छात्र एक जैसा कभी नहीं सीखता। सभी बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही सीख पाते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उपचारित शिक्षण के भी अनेक रूप हो सकते हैं, यानी कि रिमीडियल टीचिंग के कौन कौन से अनेक रूप हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, यानी कि रिमीडियल टीचिंग के द्वारा बालकों की जो भी कठिनाइयाँ होती है, जो भी डिफ़िकल्टी होती है, उनका हम सामूहिक रूप में अच्छे से निवारण कर पाते हैं, उसे सोल्व कर पाते हैं, और बच्चों को अच्छे प्रकार से जो अभ्यास है वो भी करवा पाते हैं। इसलिए रिमीडियल टीचिंग के द्वारा ही बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई परेशानी होती है तो उसे सोल्व किया जाता है, और बच्चों को ध्यान में रखकर ही सारी परेशानियों को सोल्व किया जाता है, ताकि भविष्य में भी बच्चों को उस टॉपिक से रिगार्डिंग आगे कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालकों की अशुद्धियों का निवारण, यानी कि आपको पता है कोई भी छात्र कभी भी एक तरीके से नहीं सीखता, सभी के सीखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो भी अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए जब भी रिमीडियल टीचिंग का आयोजन किया जाए अध्यापक के द्वारा, तो बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाए, और जिस बच्चे की जो परेशानी है, जिस स्तर का हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, स्लो लर्नर हो, मंदबुद्धि हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बच्चों को उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए, और उन्हीं के अनुसार ही उनकी जो परेशानी है उसे भी दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन कैसी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। इसलिए सारी जो शिक्षण विधियों का आयोजन करे, या मेथड का यूज करे, या फिर बच्चों को हमें किस तरीके से सिखाने, ये सब चीजें हमें बच्चों को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को उस चीज से रिगार्डिंग दोबारा समस्या उत्पन्न ना हो। आगे डिस्कस करते हैं उपचार गिरोह अथवा भाषा प्रयोगशाला में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास। अगर जो रिमीडियल क्लासेस होती है उसके अंतर्गत अगर जैसे बच्चों को लैंग्वेज से संबंधित कोई परेशानी है, या भाषा सीखने में उन्हें कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, या फिर कोई भी भाषा हो, तो हमें भाषा प्रयोगशाला में ले जाकर बालकों को उचित उच्चारण करवानी चाहिए, और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें अभ्यास करवानी चाहिए भाषा से संबंधित, ताकि बच्चों को सीखने का एक परिवेश मिल सके, और बच्चों को भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, वो बच्चों की दूर हो सके, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित हो, या फिर मैथमेटिक्स हो गए, साइंस हो गया, या फिर अन्य सब्जेक्ट हो गया।
तो हमें बच्चों को उसी के अनुसार ही माहौल परिवेश देना चाहिए और बच्चों को उसी के अनुसार ही सिखाना चाहिए और उसी के अनुसार ही रिमीडियल टीचिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल तरीके से हो या छात्रों को ट्रेनिंग देकर हो। यानी कि हर तरीके से हमें छात्रों में इम्प्रूवमेंट करना होता है, उस चीज़ों को सही ढंग से उपचार करना होता है ताकि छात्रों की जो परेशानी है उस टॉपिक को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर वो दूर हो सके। अगर टीचर को लगता है उन्हें भी अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करना और इफेक्टिव तरीके से छात्रों को पढ़ाना है, तो टीचर में भी इम्प्रूवमेंट होता है और उसके साथ साथ छात्रों में भी इम्प्रूवमेंट होता है, ताकि पता लग सके कि छात्र कितना प्रोग्रेस करे, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहे, या सीख भी रहे या फिर नहीं सीख रहे। इसलिए रिमीडियल टीचिंग का हमें समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। समप्राप्ति परीक्षण। विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास करने के बाद अध्यापक को एक बार पुनः उपलब्धि या फिर निष्पत्ति हम कहते हैं या फिर समप्राप्ति परीक्षण का आयोजन करना चाहिए। इससे जो बेनिफिट होता है वो ये रहता है कि हमने उपचारात्मक शिक्षण तो दे दिया छात्रों को, अब हमें कैसे पता लगेगा कि उन बच्चों में जो प्रोग्रेस है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो उनकी परेशानी है वो अच्छे से सोल्व हो भी पाई या फिर नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग निष्पत्ति या समप्राप्ति परीक्षण का आयोजन करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि बच्चों को उस टॉपिक में अभी भी कोई बाधा या कोई परेशानी या फिर सीखने में कोई कठिनाई तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें उपचारात्मक अभ्यास के बाद से दोबारा से हमें निष्पत्ति परीक्षण का आयोजन करना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि बच्चों में अच्छे से सुधार हुआ है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। आगे डिस्कस करते हैं उपचारात्मक शिक्षण अथवा पुनर्शिक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, रिमीडियल टीचिंग और रीटेस्टिंग के बारे में कि उपचारात्मक शिक्षण के बाद हमें दोबारा से बच्चों की जो पुनर्शिक्षण है, जो रीटेस्टिंग है, वो दोबारा क्यों करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे निदान और उपचार के बाद किए गए निष्पत्ति परीक्षण से यदि ये ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बहुत कम हैं, तो उपचारात्मक अभ्यास में अवश्य सुधार कर पुनः परीक्षण कराना चाहिए। यानी कि जब हमने दोबारा से देखा कि निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा कि बच्चों को सीखने में अभी भी बाधा उत्पन्न हो रही है, कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यानी कि बच्चे अभी भी नहीं सीख पा रहे, और एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें भी उस टॉपिक में परेशानी आ रही थी, उन्हें अब भी आ रही है, और सभी बच्चों को उस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो उपचारात्मक अभ्यास है, रिमीडियल जो टीचिंग, उनमें दोबारा से इम्प्रूवमेंट होता है ताकि बच्चों को सही तरीके से सिखाने में हम लोग सक्सेस हो सके और बच्चों को अच्छे प्रकार से सिखा सके। इसलिए उपचारात्मक अभ्यास में भी समय समय पर सुधार होते रहना चाहिए और दोबारा से जो उपचारात्मक शिक्षण है बच्चों का प्रदान करना चाहिए ताकि हमें ये दिख सके कि हमारा जो एक मोटिव था, बच्चों को जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, जिसके द्वारा हम लोगों ने रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करा था कि बच्चों की सारी परेशानी को सोल्व कर सके, तो हमें ये दिख सके कि बच्चों की परेशानियां सोल्व हुई है या फिर अभी भी बच्चों को कोई परेशानी है उस टॉपिक में। तो ये सब हमें निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा ही पता लग पाता है। तो इसलिए हमें अगर लगे कि हमारे जो उपचारात्मक अभ्यास है, जो रिमीडियल टीचिंग है, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि हम प्रभावशाली इफेक्टिव तरीके से छात्रों की जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट कर सके, उनकी परेशानियों को दूर कर सके, ताकि भविष्य में भी उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों में ही इम्प्रूवमेंट की जाती है ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः शिक्षण आयोजन से पूर्व अध्यापक और विद्यार्थियों की अध्यापन तथा अध्ययन पद्धति का मूल्यांकन करना, यानी कि जब हम लोग दोबारा से शिक्षण का आयोजन करते हैं उससे पहले एक तो हमें अध्यापक का इवैल्यूएशन करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी जो भी कठिनाई है उसे भी इवैल्यूएशन करना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि अध्यापक छात्रों को किस तरीके से सिखाते हैं और जो विद्यार्थी वो किस तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे अध्यापक और छात्रों की दोनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें इवैल्यूएशन भी समय समय पे करते रहना चाहिए, छात्रों का और टीचरों का दोनों का।
ताकि हम लोग सही ढंग से बच्चों को आसानी से सिखा सके बच्चों के अनुसार ही। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे टैट का एग्जाम हो, केवीएट, डीएसएसबी का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर गाइज आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम चैनल से आसानी से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।